गेंशिन इम्पैक्ट की जर्नी के एपिसोड नंबर 30 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेटलैंड आर्क द नेशन ऑफ ड्रैगन्स एंड वॉर। और इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है तुम्हें, क्योंकि इसमें हम लोग नेटलैंड को एक्सप्लोर करने वाले हैं और वहाँ की जो और कौन है यानी कि पायरो और कौन को भी हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले। तो चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। चलो अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि तुम्हें पता ही होता कि जब भी हम लोग किसी नेशन से दूसरे नेशन में अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे होते तो जिस नेशन में हम लोग पहले से होते तो उसके अंदर जितने भी दोस्त हम लोगों ने बनाए होते उन लोग को एक फाइनल गुड बाय हम लोग करते हैं। और अपना ट्रैवलर भी यही करता है। फाउंटेन के अंदर जितने भी हम लोगों ने अपने खास दोस्त बनाए थे, फॉर एग्जांपल फुरीना हो गई, क्लोरेंड हो गई, नाविया हो गई, शार्लेट हो गई, उन सब के साथ हम लोग एक अपनी फाइनल कॉन्वर्सेशन करते हैं, उन सबको बाय करते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाते हैं और फिर चल देते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन यानी टुवर्ड्स नेटलैंड। और जब तक अपना ट्रैवलर नेटलैंड की ओर जा रहा है तब तक मैं तुम्हें नेटलैंड के बारे में कुछ की इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, ताकि नेटलैंड पहुंचने के बाद अगर तुम्हें कुछ कंफ्यूजन हो तो वो ना हो। सो अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि नेटलैंड के अंदर एग्जिस्ट करती हैं 6 ट्राइब और ये सारी की सारी ट्राइब एक एलिमेंट के साथ लिंक्ड है। साइंस ऑफ द कैनोपी डेंड्रो से एसोसिएटेड है और मास्टर ऑफ द नाइट विंग क्रायो से एसोसिएटेड है। और ये सारी ट्राइब्स हम लोग को नेटलैंड के वेरियस कल्चर और सॉरियंस के बारे में भी बताती है। हर ट्राइब का उनका एक डिफरेंट सॉरियन है। सॉरियन यानी ड्रैगन टाइप के छोटे छोटे प्राणी जो तुम्हें दिख जाएंगे अभी जैसे ही हम लोग नेटलैंड में पहुंचेंगे। और इन सॉरियंस की वजह से ही नेटलैंड को नेशन ऑफ ड्रैगन भी कहा जाता है। और हाँ, ये जो छोटे छोटे सॉरियंस है, अपना जो ट्रैवलर है वो इनके साथ एसोसिएट होकर हम लोग इनके अंदर जा सकते हैं और इनकी पावर्स को भी यूज कर सकते हैं। सो हाँ, नेटलैंड के मैकेनिज्म काफी ज्यादा कूल हैं और नेटलैंड को एक्सप्लोर करने में हम लोग को काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है। फिर क्या, जैसे ही अपना ट्रैवलर नेटलैंड के अंदर पहुंचता है हम लोग पहुंचते हैं एक ट्राइब के अंदर जो कि है चिल्ड्रंस ऑफ एकोस, जहाँ का तुम आर्किटेक्चर देख सकते हो कि कितना ज्यादा कूल है यहाँ पे। और जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुंचते हैं हम लोग को एक छोटी बच्ची देखने को मिलती है जिसका नाम कचीना है, जहाँ पे ये बच्ची 2 लोगों से बात कर रही होती है कुछ पिलग्रिम के बारे में। और ये यहाँ पे ये दोनों लोग ऐसा लग रहा होता है कि इसको अबैंडन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि ये तीनों लोग एक टीम बनाए होते हैं, लेकिन इन लोग की टीम एक्चुअली में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही होती है। इसीलिए ये दोनों लोग कचीना को यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। जहाँ पे वो लड़की उदास हो जाती है, हम लोग सोचते हैं हम लोग को उससे बात करना चाहिए। तो वो कचीना हम लोग से कहती है कि क्या तुम लोग यहाँ के नहीं लगते, क्या तुम लोग ट्रैवलर्स हो? तो पाइमॉन कहती है कि हाँ, हम लोग बस नेटलैंड अभी पहुंचे ही हैं। कचीना कहती कि मेरा नाम कचीना है, उता बीते कचीना। तो अपना ट्रैवलर पे उता बीते क्या है? कचीना कहती कि ये मेरा एंशिएंट नेम है। ये हमारे नेटलैंड में एक ट्रेडिशन है कि हर ट्राइब के लोगों को उनके पास एक उनका एंशिएंट नेम होता है। वो एक तरह से टाइटल होता है जिसको तुम एक तरह से सरनेम भी मान के चल सकते हो। कचीना कहती कि अगर तुम यहाँ पे पिलग्रिमेज देखने आए हो फॉर द रिटर्न ऑफ द सीक्रेट फ्लेम तो तुम्हें इस चीज के बारे में बाद में पता चल ही जाएगा। पाइमॉन पूछती कि ये पिलग्रिमेज आखिर में है क्या चीज। कचीना हम लोग को समझाती कि पिलग्रिमेज एक तरह का कॉम्पिटिशन और टूर्नामेंट है जहाँ पे बहुत सारे लोग इसमें हिस्सा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हाईएस्ट रैंकिंग पाने की। और इस कॉम्पिटिशन के अंदर जिन लोगों की हाईएस्ट रैंकिंग होती है उन्हें मौका मिलता है नाइट वार्डन वॉर्स में हिस्सा लेने के लिए। बेसिकली अगर मैं तुम्हें इसे छोटे में समझाऊं तो जो भी पिलग्रिमेज में जीतता है और नाइट वार्डन वॉर्स में हिस्सा लेता है उन्हें हीरोज माना जाता है नेटलैंड का। और ये काफी ज्यादा बड़ी बात है और यहाँ पे लगभग सारे लोग इसको कोशिश करते हैं लेने की हीरो बनने की कोशिश करते हैं। पाइमॉन कहती मुझे लगता है कि ये एक तरह का टीम फाइटिंग टूर्नामेंट है, तो क्या इसके अंदर हम लोग को एक टीम की जरूरत होती है पार्टिसिपेट करने के लिए? कचीना कहती कि हाँ, क्योंकि पिलग्रिमेज के अंदर काफी सारे लोग हैं इसलिए उसको 2 फेज के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे फेज 1 एक टीम कंपटीशन है। यूजली इसके अंदर एक टीम होती है जिसके अंदर एक कैप्टन होता है जिसके पास एंशिएंट नेम होता है और इसका एंड गोल ये होता है कि हम लोग को कैप्चर करना होता है सीक्रेट फ्लेम। और फिर जब टीम कंपटीशन खत्म हो जाता है उसके बाद जो नेक्स्ट फेज होता है उसमें 1-on-1 बैटल होती है स्टेडियम ऑफ द सीक्रेट फ्लेम के अंदर। पाइमॉन कहती कचीना तुम्हारे पास एक एंशिएंट नेम है तो यानी कि तुम एक टीम कैप्टन हो? कचीना कहती कि हाँ, मेरे पास एक एंशिएंट नेम तो है लेकिन मेरे पास कोई टीम नहीं है, सब लोग मुझे छोड़ के चले गए। कचीना कहती कि इवन तो मेरे पास अब कोई टीम नहीं है लेकिन मेरे पास एक एंशिएंट नेम है और बिकॉज मैं एक कैप्टन हूँ तो मेरे ख्याल से मुझे अब अकेले ही जाना पड़ेगा इस टूर्नामेंट के अंदर। जहाँ पे अपना ट्रैवलर कचीना से पूछता क्या हम लोग तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं? कचीना कहती कि थैंक यू, तुमने कहा तो कम से कम, लेकिन पिलग्रिमेज के अंदर सिर्फ नेटलैंड के लोग ही अलाउड है पार्टिसिपेट करने के लिए, बाहर का कोई भी इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। कचीना कहती कि मेरे ख्याल से मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ इसीलिए कोई भी मेरी टीम को ज्वाइन नहीं करना चाहता है। जस्ट बिकॉज यहाँ पे कचीना काफी ज्यादा डाउन हो गई थी तो अपना ट्रैवलर उसका हौसला बढ़ाने लगता है, जहाँ पे उसे लड़ाई के बारे में वो बहुत सारी चीजें सिखाता है और उसको कॉन्फिडेंस देता है, उसकी थोड़ी बहुत तारीफ भी करता है। जी फिर क्या, अपना ट्रैवलर कचीना को काफी सारी नई नई चीजें सिखाता है कॉम्बैट के अंदर। वेयरएज़ कचीना हम लोग को अपनी ट्राइब के अंदर घुमाती जो की है चिल्ड्रंस ऑफ एकोस, जहाँ पे हम लोग कचीना का ट्राइब चिल्ड्रंस ऑफ एकोस का इधर उधर थोड़ा एक्सप्लोर करते घूमते हैं, देखते कि यहाँ पे कितनी यूनिक चीजें। उसके बाद कचीना हम लोग को
को अपने सॉरियन कंपेनियन आयो से मिलवाती है, जो कि देख सकते हो कि कितना ज्यादा प्यारा है। और इस चीज से तुम ये चीज भी देख सकते हो कि सॉरियंस एक्चुअली में नेटलैंड के अंदर कितना ज्यादा की रोल प्ले करते हैं। लाइक लिटरली दे आर द पार्ट ऑफ फैमिली। यहाँ इंसानों और सॉरियंस के बीच में काफी ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप है, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ में काम भी करते हैं। फिर कचीना हम लोग को अपने ट्राइब के अंदर की सबसे ज्यादा सीक्रेट चीज दिखाती है, जो कि वायब होता है। वायब एक तरह की ऐसी चीज है जहाँ पे इनके जो एंसेस्टर्स हैं, यानी कि पूर्वज है, उन सब की जो स्पिरिट है वो इसमें आके रिलाय करती है, यानी कि इनके पूर्वजों की आत्मा इसके अंदर रिलाय करती है। ये एक तरह की गॉड लाइक सीक्रेट चीज है जो कि इन लोगों को प्रोटेक्ट भी करती है एबिस और भी जगह जो कि बुरी चीजें होती है उन सारी चीजों से। यहाँ पे कचीना हम लोग को बताती भी कि जो वायब है वो पास्ट के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है और ये फ्यूचर को भी देख सकता है। यहाँ पे कचीना हम लोग को अपने ट्राइब के चीफ से भी मिलवाती। ये पता नहीं क्यों वीकेंड की तरह क्यों दिख रहा है। वैसे यहाँ पे वो इंसान कहता है कि मेरा नाम पास्कल है और मैं यहाँ का चीफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे ट्राइब के अंदर जितने भी लोग हैं वो सेफली रहे, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बाहर से आए, इसलिए अपना कोई आईडी दिखाइए ताकि मैं आपकी आइडेंटिफिकेशन को वैलिड देख सकूं। जहाँ पे पाइमन हम लोगों की जो एडवेंचर है हैंडबुक है, जो कि हम लोग को कैथरीन से मिली थी, वो दे देती है इसको देखने के लिए। यहाँ पे ये सारी चीजों को पढ़ने के बाद वो आदमी कहता है, अरे तुम लोग तो वो महान ट्रैवलर हो पाइमन हो, है ना। यहाँ पे कचीना काफी ज्यादा खुश हो जाती है ये जानने के बाद कि हम लोग कितने ज्यादा महान लोग हैं और कितने ज्यादा ग्रेट ट्रैवलर हैं। जहाँ पे हम लोग पास्कल चाचा जी से एंशिएंट नेम्स के बारे में पूछते हैं, जहाँ पे पास्कल हम लोग को बताते हैं कि नेटलैंड को नेशन ऑफ हीरोज भी कहा जाता है और हमारे जो पुराने हीरोज हैं उनकी जो अच्छे काम उन लोगों ने किए थे उन लोगों को हम लोग प्रिजर्व करके रख लेते हैं एज द फॉर्म ऑफ एंशिएंट नेम्स। ये एंशिएंट नेम एक तरह से टाइटल है जो कि हम लोगों ने उन्हें दिए हैं, उनके महान काम और उनकी जो महान स्टोरीज उन लोगों ने अपने पास्ट में किया है। और ये एंशिएंट नेम हम लोग के हमारे एंसेस्टर्स के जो उन लोगों ने महान काम किए थे उनके याद भी दिलाते हैं। और फिर जब ये एंशिएंट नेम बन जाते तो इन्हें हम लोग पास करते हैं जनरेशन से जनरेशन तक। जहाँ पे कचीना फिर हम लोग को अपना एंशिएंट नेम भी दिखाती है, जो कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, जो कि एक तरह का पत्थर है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है एक अलग ही लैंग्वेज में। जहाँ पे वो चीफ भैया भी हम लोग को बताते हैं कि कैसे ये जो वायब यहाँ पे रखा है ना, इतना बड़ा पत्थर, वही डिसाइड करता है कि किसको कौन सा एंशिएंट नेम मिलेगा और वो डिजर्विंग भी है कि नहीं। फिर इतनी सारी एंशिएंट नेम की बात करने के बाद कचीना हम लोग से कहती कि चलो हम लोग चलते हैं स्टेडियम ऑफ सेक्रेट फ्लेम, वहीं पे होने वाला है पिलग्रिमेज, यानी कि जो फाइटिंग टूर्नामेंट है वो वहीं पे होने वाला है। लेकिन जब हम लोग रास्ते में जा रहे होते तो हम लोग वहाँ पे जो उनकी और कौन की स्टैच्यू होती है उसको देखते हैं। यहाँ पे तुम्हें पता ही होगा कितना ट्रैवलर एलिमेंटल एनर्जी को पा सकता है बस स्टैच्यू ऑफ 7 को छू के, लेकिन जब वो यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ 7 को छूता है तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है। और ये चीज अपने ट्रैवलर के साथ पहली बार हो रही होती कि वो किसी स्टैच्यू ऑफ 7 को छू रहा है और उस एलिमेंट की जो एनर्जी वो उसे ना मिले। यहाँ पे कचीना कहती है कि क्या तुम बस स्टैच्यू ऑफ 7 को छू के कोई भी एलिमेंट की पावर को यूज कर सकते हो, मुझे देखना है, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो। तो अपना ट्रैवलर जाता है कचीना को दिखाता है और थोड़ा बहुत शो ऑफ करता है, जो कि तुम यहाँ पे देख भी सकते हो। यहाँ पे कचीना कहती कि एक इंसान इतने सारे एलिमेंट्स को अकेला व्हील कर सकता है, ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ। फिर क्या जब हम लोग वहां से जा ही रहे होते हैं वहां पे हम लोग को एक कुकुसॉरस देखने को मिलता है। ये भी एक तरह का ड्रैगन है जो कि उड़ के जा रहा होता है। फिर क्या हम लोग भी चल देते हैं नेटलैंड के स्टेडियम की ओर। कचीना कहती कि हम लोग पैदल नहीं जाने वाले सेक्रेट फ्लेम की ओर, हम लोग के पास एक स्पेशल सवारी, और ये स्पेशल सवारी ये इतना ज्यादा बड़ा डायनासोर है। फिर क्या हम लोग चल देते हैं उस डायनासोर की सवारी करते हुए स्टेडियम ऑफ सेक्रेट फ्लेम की ओर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग कभी किसी डायनासोर की भी सवारी करेंगे गेंशिन के अंदर, लेकिन लो हम लोग कर रहे हैं। और फिर क्या कुछ ही पल के अंदर हम लोग पहुंच जाते हैं स्टेडियम ऑफ द सेक्रेट फ्लेम, जहाँ पे ये जो पूरा फाइटिंग टूर्नामेंट होने वाला है ना वो इसी स्टेडियम के अंदर होने वाला है। यहाँ पे हम लोग जैसे ही वहाँ पे पहुंचते तो एक अजीबोगरीब क्रीचर कुछ भी अजीबोगरीब चीजें बक रहा होता है। तो पाइमन कहती ये बड़ा अजीबोगरीब दिखने वाला डायनासोर है, मेरे मतलब सॉरियन है। यहाँ पे एक बंदा आता है जो कि कहता है कि प्लीज इसकी बात ना सुनिए, ये बस बकवास ही बोलता है अपने मुंह से जब भी ये मुंह खोलता है। और हाँ, वो क्रीचर जिसका नाम आहाव था वो फिर से फालतू चीजें बकना शुरू कर दिया था, लेकिन किनीश ने बस उसे एक झापड़ मार के उड़ा दिया। यहाँ पे फिर एक और मोहतरमा आती है जो कि कहती कि तुमने बहुत ज्यादा अच्छा किया किनीच, आहो हमेशा बकवास ही करता रहता है, उसको कुछ लेसन सिखाने की जरूरत पड़ती है हम लोग को बीच बीच में। कचीना कहती मुअलानी तुम भी आ गई यहाँ पे। यहाँ पे पाइमन खुद को इंट्रोड्यूस करती है और फिर ट्रैवलर भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को। यहाँ पे किनीच और मुअलाने भी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग के साथ। यहाँ पे किनीच कचीना से कहती कचीना तुम्हारी टीम कहाँ चली गई, क्या तुम्हें वो लोग फिर से अकेला छोड़ दी। तो कचीना कहती कि हाँ मैं फिर से अकेले पड़ गई। पाइमन कहती मुझे ये तो समझ में आ गया कि पिलग्रिमेज एक फाइटिंग कॉम्पिटिशन है, तो ये नाइट वार्डन वॉर्स क्या है फिर एक्चुअली में। नीच हम लोग को समझाता है कि जो पिलग्रिमेज है वो एक तरह का कंपटीशन है, लेकिन जो ये नाइट वार्डन वॉर्स है वो एक्चुअली में एक वॉर है, एक असली वॉर जहाँ पे लोगों में फाइट होती है, जहाँ पे लोगों की जान तक जाती है। और ये वॉर हमारी सबसे बड़े दुश्मन एबिस के खिलाफ होती है। पाइमन कहती कि यानी कि अगर तुम पिलग्रिमेज में जीतते हो तो तुम्हें मौका मिलता है असली वॉर में जाने का। आखिर में ये कैसा प्राइज है,
मौलानी कहती कि हाँ, पिलग्रिमेज के मदद से हमारे नेटलैंड के अंदर जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स होते हैं उन्हें चूज किया जाता है और फिर उन्हें भेजा जाता है वॉर के अंदर, ताकि हम लोग एबिस को हरा सके और जो हमारा होमलैंड है नेटलैंड उसके ऊपर कोई खतरा ना आए। और जो भी इंसान इस वॉर के अंदर हिस्सा लेता है उसको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है, उसे एज अ हीरो ट्रीट किया जाता है नेटलैंड के अंदर, उसे एकदम हाईएस्ट ऑनर भी दिया जाता है नेटलैंड के अंदर। यानी कि इस वॉर के अंदर हिस्सा लेना ही सबके लिए एक बहुत ही बड़े सपने की तरह है। अपना ट्रैवलर कहता है लेकिन इसमें खतरा भी तो बहुत है, जहाँ पे मौलानी कहती है कि हाँ इसमें खतरा तो है लेकिन वॉर ऐसी ही होती है, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। एबिस के खिलाफ लड़ना हमारी ड्यूटी है और हम लोग अकेले नहीं जाते, हम लोग के पास हमारी ब्लेसिंग होती है हमारे और कौन यानी पायरो और कौन की, ताकि हम लोग घर वापस सेफली आ सके। कचीना कहते कि हम लोग इसे ओड ऑफ रिजरेक्शन कहते हैं कि इस चीज में हम लोग किसी भी मरे हुए इंसान को वापस जिंदा कर सकते हैं। पाउन कहती कि क्या मंक रिजरेक्ट कर सकते हैं हम लोग किसी भी मरे हुए इंसान को। किनिच कहता चलो हम लोग अपने नाम को रजिस्टर कर लेते हैं टूर्नामेंट के अंदर, अब ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है। सारे लोग जाके अपना नाम रजिस्टर कर लेते हैं, जहाँ पे कचीना और मुआलानी एक टीम में हो जाते हैं, वेरएस किनिच अपनी अलग टीम लेके जाता है टूर्नामेंट के अंदर, जहाँ पे हम लोग इन लोगों से बातचीत भी करते हैं, जहाँ पे हम लोग को ये भी पता चलता है कि सेक्रेट फ्लेम जो कि नेटलैंड के अंदर जलती है वो एक्चुअली में नेटलैंड को प्रोटेक्ट करती है एबिस से, और जब तक सेक्रेट फ्लेम जलती रहेगी तब तक नेटलैंड एबिस से प्रोटेक्टेड है। लेकिन जैसे ही ये सेक्रेट फ्लेम बंद हो जाएगी नेटलैंड के ऊपर एबिस का अटैक हो जाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई ये जो पिलग्रिम वाला जो पूरा टूर्नामेंट होता है नेटलैंड के अंदर वो ये इसीलिए होता है ताकि जो सेक्रेट फ्लेम है वो जलती रहे, क्योंकि इस टूर्नामेंट के अंदर ये सारे जो क्या कहते हैं कॉम्पिटिटर्स हैं वो सेक्रेट फ्लेम पाने की पहले कोशिश करते हैं, और फिर क्या टीम टूर्नामेंट जब हो जाता है तो सेक्रेट फ्लेम के अंदर अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से सेक्रेट फ्लेम जलती रहती है और नेटलैंड को प्रोटेक्ट करती है। और हाँ, मैं तुम्हें ये भी बता दूं ये जो सेक्रेट फ्लेम है ये तभी प्रोड्यूस होती है जब दो कॉम्पिटिटर्स जो कि नेटलैंड के हैं वो आपस में बैटल करते हैं। सो हाँ, ये जो लड़ाइयाँ नेटलैंड के अंदर होती हैं टूर्नामेंट के अंदर ये कोई मीनिंगलेस फाइट नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है, वो है नेटलैंड के प्रोटेक्शन को लेके। एंड दैट्स द रीजन व्हाई जो अपना ट्रैवलर है वो इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि वो नेटलैंड का है ही नहीं, और अगर वो इसके अंदर हिस्सा ले भी लेगा तो उसकी फाइट से सेक्रेट फ्लेम का प्रोडक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि जब दो नेटलैंड के लोग आपस में लड़ते तभी ये सेक्रेट फ्लेम प्रोड्यूस होती है, वरना नहीं। यहाँ पे इन लोगों की कॉन्वर्सेशन से हम लोग को ये भी पता चलता है जो ओड ऑफ रिजरेक्शन है ना वो बस उन्हीं लोगों के लिए किया जाता है जो कि एक्चुअली में अपने बैटल्स के अंदर जीतते हैं अगेंस्ट द एबिस। जो लोग अपनी बैटल के अंदर मर जाते हैं ना ही उनकी सोल मर जाती है बल्कि उनका जो एंशिएंट नेम है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हाँ, दैट्स द रीजन नेटलैंड के अंदर सभी लोग जो कि बैटल्स के अंदर मरते हैं एबिस के खिलाफ उन सबको रिजरेक्ट नहीं किया जा सकता, बाकी बस कुछ ही लोगों को किया जा सकता है। यहाँ पे किनीच हम लोगों को एक रेल्म के बारे में भी बताता है जो कि नेटलैंड के अंदर एग्जिस्ट करता है और इसका नाम है द नाइट किंगडम। एक बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब और मिस्टीरियस जगह है जो कि एक तरह से लाइफ और डेथ का बीच का रास्ता, जहाँ पे जो भी नेटलैंड के लोग मर जाते हैं उनकी सोल नाइट किंगडम के अंदर जाती है। फिर बीच में आहाव आ जाता है जो कि कहता है कि किनीच तुम्हारा रिजरेक्शन सबसे ज्यादा बुरी चीज थी इस दुनिया के अंदर। किनीच कहता लगता तुम्हें वापस से उड़ाने का वक्त आ गया मुझे लग रहा है। फिर क्या जब हम लोगों ने क्या कहते हैं इन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है टूर्नामेंट के अंदर, फिर क्या हम लोग मुआलानी किनीच और कचीना के साथ बैठते हैं, आराम से खाते पीते हैं और कुछ ही समय के अंदर टूर्नामेंट भी शुरू होने वाला है। जब हम लोग खा रहे होते तो कचीना कहती कि आखिर में वायब ने मुझे क्यों चुना था एंशिएंट नेम देने के लिए, तो वो चीज मुझे आज तक समझ में नहीं आई। ना मैं इतनी ज्यादा ताकतवर हूँ, ना मेरे अंदर इतना ज्यादा ब्रेन है कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ, लेकिन मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि वायब ने मुझे ये एंशिएंट नेम क्यों दिया, बल्कि मेरे ट्राइब के अंदर और भी ज्यादा अच्छे लोग थे जो कि ये एंशिएंट नेम डिजर्व करते थे। यहाँ पे मुआलानी और किनीच उसे समझाते हैं कि कैसे अगर वायब ने तुम्हें ये एंशिएंट नेम दिया है तो इसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होगी जो कि आगे चल के हम लोग को कभी ना कभी पता चली जाएगी। फिर फाइनली वो समय आ जाता है जब टूर्नामेंट फाइनली शुरू होने वाला है, यानी कि पिलग्रिम शुरू होने वाला एक फाइटिंग कॉम्पिटिशन जिसमें नेटलैंड के सारे बहादुर लोग और एंशिएंट नेम बेयरर्स लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। यहाँ पे एक भैया होते हैं जिनका नाम बालम होता है जो कि अपनी कमेंट्री कर रहे होते हैं और सबको रूल समझा रहे होते हैं इस पूरे कंपटीशन का, जो कि कहते हैं कि आज पहला स्टेज है हमारे कंपटीशन का जो कि एक टीम मैच होने वाला, जो टीम जीती वो जीतेगा आगे जाएगा और जो हारी वो घर जाएगी। यहाँ पे बताता है कि हर टीम एक रैंडम हॉट एयर बलून के अंदर ट्रैवल करेगी जो कि उन्हें एक रैंडम लोकेशन पे छोड़ देगी, और फिर जो भी कंटेस्टेंट जो कि इसके अंदर भाग लिए हैं उन लोगों को फायर टावर के अंदर जो फायर है उसे अपने पास रखनी है और फिर उसे वापस लेके आना है सेक्रेट फ्लेम यानी कि सेक्रेट स्टेडियम के अंदर, और जो टीम ज्यादा से ज्यादा फायर स्टेडियम के अंदर ला पाएगा वो जीतेगा। और इस मैच के अंदर काफी सारी कॉम्बैट होगी, काफी सारी बैटल होंगी, तो तैयार हो जाओ, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और फिर कहता है कि वो जो कि इन टीम्स के अंदर जो भी जीतेगा वो अपने नेक्स्ट राउंड के अंदर आएगा जो कि सोलो 1-on-1 फाइट होगी, और उनके अंदर जो कि टॉप 5 रैंकिंग के जो भी कंटेस्टेंट होंगे उनको मौका मिलेगा नाइट वार्डन वॉर्स के अंदर लड़ने का। तो चलो अब हम लोग स्वागत करते हैं हमारी और कौन का।
strategy, fortune, form. जो कि कुछ शब्द बोलेंगी। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये है मावी का, यानी कि यहाँ की पायरो आर्कॉन, जो कि अपनी एक स्पीच देती कि बताती कि कैसे पिलग्रिम एक ऐसा जगह नहीं जहाँ पे बस फाइट ही मैटर करती है। यहाँ पे हम लोग ये भी देखते हैं कि आखिर में जो लोग हैं वो पहले से कितना ज्यादा ग्रो हो चुके हैं और आखिर में उनकी स्किल्स डिटर्मिनेशन कितना ज्यादा पहले से बढ़ चुका है। और चलो फिर ना किसी बकवास के चलो हम लोग फाइनली टूर्नामेंट को शुरू करते हैं। और फिर जहाँ पे पाइमोन ट्रैवलर से बात करती कि ये है पायरो आर्कॉन, काफी ज्यादा तगड़ी लग रही है। तो लेकिन कचीना ने कहा था कि पायरो आर्कॉन पहले एक नॉर्मल इंसान थी ऑर्कॉन बनने से पहले। सो क्या इसका मतलब ये है कि ये बस एक ऑर्कॉन है, बल्कि ये गॉड नहीं, यानी कि ये एक ऑर्डिनरी ह्यूमन है। लेकिन ह्यूमन के पास इतनी ताकत कैसे आ गई? और तुम यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे फाइनली अब यहाँ पे टूर्नामेंट शुरू हो गया है, जहाँ पे सारी टीम्स का काम ये है कि उन्हें फ्लेम को इकट्ठा करना है, जिसके अंदर उन्हें काफी सारी बैटल्स और ट्रैवलिंग भी करना होगा और उसको वापस लाना है स्टेडियम ऑफ द सेक्रेड फ्लेम के अंदर। और तुम यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि कितने सारे कंटेस्टेंट है और स्टेडियम के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन्हें काफी ज्यादा अच्छे से चेयर कर रहे होते हैं। कुछ लोग चास्का चिल्ला रहे होते हैं, कुछ लोग मुआलानी चिल्ला रहे होते हैं, यहाँ पे अपने ट्रैवलर वगैरह कचीना चिल्ला रहे होते हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि अब हम लोग का कैमरा एंगल शिफ्ट होता है मुआलानी और कचीना के पर्सपेक्टिव पे, जहाँ पे तुम यहाँ पे देख सकते हो कि कचीना और मुआलानी की जो टीम है वो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है टूर्नामेंट के अंदर, जहाँ पे वो लोग टावर से फ्लेम को इकट्ठा भी कर रहे हैं और उनके रास्ते के बीच में जो भी आ रहा है उन्हें हरा भी रहे हैं बड़े ही ज्यादा आसानी से। और हाँ, जब तक ये बैटल चल रही है तब तक मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आखिर में ये जो पिलग्रिम है उसका आउटकम क्या होगा। मैं मतलब आउटकम नहीं बताने वाला हूँ मैं, यानी कि इसको क्यों करते हैं नाइटलैंड वाले, जो कि मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि ये पिलग्रिम इसलिए होता है ताकि सेक्रेड फ्लेम का प्रोडक्शन हो सके। ये जो सीक्रेट फ्लेम्स होती हैं ये तब प्रोड्यूस होती हैं जब नाइटलैंड के दो इंडिविजुअल आपस में बैटल करते हैं और ये सीक्रेट फ्लेम नाइटलैंड को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द एबिस, यानी कि एबिस बहुत ही बड़ा खतरा है यहाँ पे नाइटलैंड के लोगों के लिए भी। whereas जब ये पिलग्रिम खत्म होता है तो इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो टॉप 5 के जो बेस्ट फाइटर्स होते हैं उन्हें मौका मिलता है नाइट वार्डन वॉर्स के अंदर लड़ने का, जो कि एक स्ट्रेट अप वॉर होती है अगेंस्ट द एबिस इटसेल्फ। तो हाँ, नाइटलैंड को एज अ नेशन ऑफ वॉर भी कहा जाता है और मेरे ख्याल से दिस इज द रीजन वाई इसको एज अ नेशन ऑफ वॉर कहा जाता है। जहाँ पे तुम देख सकते हो कि मुआलानी और कचीना की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती, बल्कि जो अदर टीम्स होती है यानी कि जो किनीज की टीम होती है वो भी इसी के अंदर होती है, वो भी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। whereas जो चास्का की टीम होती है वो भी काफी ज्यादा तगड़ा परफॉर्म कर रही होती है। और फाइनली जब मुआलानी और कचीना ने 3 सीक्रेट फ्लेम को क्या कहते हैं पाने के बाद वो आ जाते हैं स्टेडियम ऑफ द सीक्रेट फ्लेम्स और उनको फायर को वहां पे जाके लगा देते हैं। और जैसे ही वो लोग स्टेडियम पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि वो उन लोगों ने ये वाला जो फेज था इस टूर्नामेंट का उसको पार कर लिया। उन्हें काफी ज्यादा कांग्रेचुलेशन मिलता है, क्राउड उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। जहाँ पे हम लोग को ये भी पता चलता है कि जैसे ही ये जो टीम वाला पूरा फेज है ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 1 वर्सेस 1 वाला कंपटीशन भी जल्दी शुरू होने वाला है। लेकिन जैसे ही बैकग्राउंड में अपने बैटल की जो दूसरी बैटल की तैयारी जब कचीना कर रही होती, 2 लोग आके उसको परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपना ट्रैवलर आके कचीना को बचा लेता है वहाँ पे। लेकिन फाइनली अब कचीना का पहला मैच शुरू होने वाला था, वो भी इस भाई साहब के साथ, जो कि जिसको तुम देख सकते हो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। कहीं ये हमारी छोटी मोटी प्यारी सी कचीना का कचुम्बर ना बना दे। लेकिन तुम लोग कचीना के साइज पे मत जाना, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका जो ब्रेन है वो भी काफी ज्यादा तेज है, कॉम्बैट स्किल उसके अच्छे हैं। जहाँ पे बैटल फाइनली शुरू होती है, जहाँ पे कचीना और वो जो बड़ा वाला भाई साहब है जिसका नाम नकुंगा है, मेरे ख्याल से मैं इसका नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वो बैटल काफी ज्यादा अच्छी चलती है। whereas ये बंदा काफी ज्यादा बड़ा था, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसकी स्ट्राइक काफी ज्यादा तगड़े थे, लेकिन बड़ी बॉडी की वजह से वो बंदा काफी ज्यादा स्लो भी था, उसके मूवमेंट काफी ज्यादा स्लो था और इसी का फायदा कचीना उठा रही थी बहुत ही जल्दी से। फाइनली अपनी स्पीड और कॉम्बैट स्किल की वजह से कचीना इन भाई साहब को हरा देती, जो कि बैटल के बाद वो भाई साहब कचीना की तारीफ भी करता है कि मैंने तुम्हारा साइज देख के तुम्हें ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा अच्छी फाइटर निकली। जहाँ पे एक के बाद एक कचीना के मैचेस और भी आते रहते हैं, जहाँ पे तुम देख सकते हो कि कचीना इसमें लड़ती है, किसी में मार खाती है और किसी में वो मारती भी है और बैटल चलती ही रहती है, एक के बाद एक मैचेस होते ही रहते हैं। और लेकिन एट द एंड कचीना सब में जीत ही रही होती है। ऐसा लगता है कि इस बार उसको इस पिलग्रिमेज को जीतना है और टॉप 5 की रैंकिंग के अंदर आना है। लेकिन एक बैटल ऐसे भी थी जहाँ पे कचीना काफी ज्यादा फंस गई थी, क्योंकि ये बैटल काफी ज्यादा तगड़ी थी। एक मेंबर थी जो कि दूसरे ट्राइब की थी, जो कि थी मास्टर ऑफ नाइट विंग, जो कि एक क्रायो ट्राइब है, उसकी जो मेंबर थी और उसकी जो बैटल कचीना के साथ चल रही थी वो काफी ज्यादा तगड़ी थी। वो पहले तो उस बैटल में वो औरत काफी ज्यादा डोमिनेट कर रही थी कचीना के ऊपर, लेकिन कचीना भी अपना दिमाग लगा रही थी। जहाँ पे कचीना की सारी फाइट्स में से ये बैटल सबसे ज्यादा लंबी चल रही थी और ये बैटल सबसे ज्यादा मुश्किल भी थी। एक तरह से तुम इसे मान सकते हो कि कचीना का ये सेमीफाइनल था, अगर ये उसको जीत जाती तो वो डायरेक्ट फाइनल में आ जाती।
लेकिन फाइनली काफी ज्यादा मेहनत के बाद कचीना इसको हरा देती है। फिर क्या कचीना बैक स्टेज जाती है जहाँ पे वो ट्रैवलर से बात करती है और फिर वहाँ पे मुअलानी आती जो कि कहती कचीना तुम्हारी सारी बैटल्स काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि जो तुम्हारा फाइनल मैच है वो मेरे से होने वाला है। यहाँ पे अपना ट्रैवलर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते कि क्या मुअलानी वर्सेस कचीना होने वाला है फाइनल मैच, यानी दो बेस्ट फ्रेंड्स आपस में ही लड़ने वाले हैं एट द एंड। मुद्दे की बात तुम देख रहे हो कि कचीना मुअलानी ने एज अ टीम इस टूर्नामेंट को शुरू किया था और इस टूर्नामेंट को एंड करेंगे वो लोग एज बीइंग द फाइनलिस्ट। पहले तो कचीना बहुत ही ज्यादा हिचकिचाती है मुअलानी से लड़ने में फाइनल में, लेकिन एट द एंड दोनों ही प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से कि दोनों ही अपना बेस्ट देंगे इन फाइनल के अंदर, वन ऑफ द बेस्ट फाइनल में से एक बनाएंगे इसे। जहाँ पे फाइनली द फाइनल मैच शुरू होता है मुअलानी वर्सेस कचीना का। We've arrived at the final phase. The winner of this match will take the final spot among the victors. Give it up for a long-time contender and first-time finalist for the Children of Echoes, Kachina! You get this, Kachina! And her opponent from the people of the Springs, a young prodigy and Night Warden Wars veteran, Mualani! This face-off between old friends promises to be an explosive showdown. May the best warrior win! You've come so far. Still nervous? Why does it have to be you? Still, I'm glad in a way. Even if I lose, I won't have any regrets. Come on! Kachina, this is no time to be modest. I know you want this more than me. And it's about time you start sounding like it, okay? I want to win. Mualani, this one's mine! I'm sorry, Mualani. I'm so sorry. I went too hard. Look. The winner is, from the Children of Echoes, Kachina! यहाँ पे तुम देख सकते कि कचीना ने मुअलानी को हरा दिया, जो कि काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन जो विनर है वो तो विनर है ही। फाइनली ये टूर्नामेंट खत्म हो जाता है, जहाँ पे जो टॉप 5 रैंकिंग वाले जो लोग होते हैं उन्हें आगे बुलाया जाता है, जिसमें चेस्का होती है जो कि लगातार 6वीं बार इस टूर्नामेंट के अंदर वो जीत रही है, लाइक लिटरली 6 टाइम। और उसके बाद यानसान आता है जो कि कलेक्टिव ऑफ प्लेंटली जो कि ट्राइब है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो भी जीता होता है, टॉप 5 की रैंकिंग में वो भी होता है। यहाँ पे पीपल ऑफ दिस स्प्रिंग जो कि मुअलानी की ट्राइब है उससे कायोलानी आती है, और साइंस ऑफ द कैनेपी जो कि किनीज का ट्राइब था उससे आता है की बांगू, मेरे ख्याल से इसका नाम मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ। फाइनली आती हमारी कचीना चिल्ड्रन ऑफ एकोस की ट्राइब की, जो कि तुम देख सकते हो कि इन 5 लोगों ने इस टूर्नामेंट को जीता, और ये है हमारे टॉप 5 ऑफ द पिलग्रिमेज टूर्नामेंट, जहाँ पे 5 एक दूसरे से बात भी करते हैं, जहाँ पे 5 एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे की तारीफ भी करती है कि हम ही 5 को वॉर के अंदर भी जाना है, तो हम लोग को एक अच्छा बॉन्ड भी रखना है एक दूसरे के बीच में। जहाँ पे माविका इनकी जो पायरो ऑर्गन है वो भी इन सब की तारीफ करती कि ये जो पूरा टूर्नामेंट था काफी ज्यादा अच्छा था और मुझे काफी ज्यादा मजा आया, और नेटलैंड को इसमें बहुत ही ज्यादा फायदा भी होगा, और नेटलैंड का जो फ्यूचर है वो बहुत ही सही हाथों में मुझे देखने को लग रहा है। यहाँ पे माविका ये भी कहती कि ये तो अपना पहला स्टेप था, अपना अगला स्टेप ये है कि हम लोग को क्रश करना है द अबिस को। तो हाँ, नेटलैंड के हीरोज तैयार रहना,
हाँ हम लोग एबिस से भी लड़ने जाएंगे बहुत ही जल्द। यहाँ पे फाइनली ये पूरा टूर्नामेंट खत्म होता, हम लोग मुआलानी से बात करते हैं। मुआलानी कहती कि तुम लोगों ने कचीना को सपोर्ट किया, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, काफी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी, लेकिन तुम लोग के सपोर्ट से वो काफी ज्यादा अच्छी हो गई। वैराज मैं फाइनल जरूर हार गई, मुझे इस बात का दुख है, लेकिन मेरी एक फ्रेंड जीती, इस बात की मुझे काफी ज्यादा खुशी भी है। अब मुआलानी ये भी कहती कि वैसे अब तो कचीना टॉप 5 रैंकिंग के फाइटर्स के अंदर है, तो वो अब जाएगी एबिस के साथ लड़ने के लिए, और वैसे भी तुम लोग खाली ही होगे, तो चलो पीपल ऑफ द स्प्रिंग्स यानी मेरे ट्राइब के अंदर चलो, मैं तुम्हें वहाँ पे थोड़ा घुमाती हूँ, कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी, हम लोग थोड़े अच्छे मजे करेंगे। जहाँ पे हम लोग फाइनली पहुंच जाते हैं पीपल ऑफ द स्प्रिंग्स, जो कि ट्राइब है मुआलानी की, जिसको हम लोग हाइड्रो ट्राइब के भी बुला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत है। और हाँ यहाँ पर जो पूरा थीम है वो पूरा ब्लू है, लेकिन जो भी जगह है काफी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि हर ट्राइब का उनका एक सॉरियन भी होता है, तो कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ये थोड़े से क्या कहते हैं डायनासोर और क्रोकोडाइल का जो मिक्स वाला सॉरियन है, तुम यहाँ पे इसको भी देख सकते हो। जहाँ पे पीपल ऑफ द स्प्रिंग्स फेमस है अपने चिल एनवायरनमेंट और गर्म हॉट स्प्रिंग की वजह से। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ की जो हॉट स्प्रिंग है वो काफी ज्यादा फेमस है, तो अपना ट्रैवलर भी सोचता है कि इतना हम लोग मेहनत किए हैं, वैसे भी मैं इधर उधर लड़ता ही रहता हूँ दिन भर, तो चलो आओ थोड़ा रिलैक्स किया जाए हॉट स्प्रिंग के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे रिलैक्स भी करते हैं मुआलानी के साथ हॉट स्प्रिंग के अंदर। जहाँ पे तुम पायमोन को भी देख सकते हो कि वो भी यहाँ पे है, वो भी एकदम चिल कर रही है। जहाँ पे अटेया जो कोई हम लोग के लिए स्नैक्स लाई, हम लोग खाते पीते हैं आराम से, वहाँ पे रिलैक्स करते हैं। और यहीं पे आके हमारे नाइटलैंड का एक्ट 1 आके खत्म हो जाता है। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और यहाँ तक अगर वीडियो देख लियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मैं मिलूंगा तुमसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।